सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि अवशोषण है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका छोटी आंत में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवशोषण का मतलब है कि जैसे पाचन क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो ऊर्जा विमुक्त होती है, तो ऊर्जा को जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे उसको निकालता है। कौन निकालता है? छोटी आंत द्वारा निकाला जाता है, और कुछ मात्रा में बड़ी आंत द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो मात्रा है किसके द्वारा होती है? छोटी आंत द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। गुड इवनिंग सुशील। ग्रुप में सभी लोग मैसेज कर दीजिए, संख्या आज अच्छी होनी चाहिए, है ना। डिपेंड करेगा आज की क्लास में कि आप लोग साइंस की क्लासेस चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि अब 2 क्लास हमने ट्रायल देख लिया था, आज ही अंतिम क्लास ले रहे हैं। अगर अच्छी क्लास संख्या रही तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको फिर अदर सब्जेक्ट ही कराएंगे फिर। हाँ, अटेंडेंस मार्क कर दिया है, थैंक यू सो मच। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? ठीक है, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, या गुरुत्व के कारण। तो वर्षा की बूंद का जो गोल आकार होता है ये किसके कारण होता है? संदीप गुड इवनिंग, आप भी आगे सूर्यप्रकाश, स्वागत है आपका। तो फटाफट बताएं जल्दी से, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसकी वजह से होता है? जय हिंद दिव्या। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण होता है? ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? पिट्यूटरी, ब्रिक, थायराइड, या यकृत? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये यकृत है ना। लीवर जो है आपका इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। स्वागत है दीप्ति, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। गीतेश गुड इवनिंग। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? दमा, टीबी, डायबिटीज, या ये तीनों? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन अगर इसमें कमी हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंसुलिन कमी से शर्करा ज्यादा होने लग जाता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिससे क्या होता है? डायबिटीज बढ़ जाती है। तो तीनों नहीं आएगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। जितना कम इंसुलिन होगा उतना ही यहाँ पे शुगर की मात्रा बढ़ती चलेगी, है ना। तो इससे क्या होगा? आपका डायबिटीज की संभावना बढ़ती चलती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर आप लोग बिना शक्कर खाए ही शक्कर खाए बराबर रहोगे। कौन से पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं? कौन सा करेगा बताएं? प्रोटीन, विटामिन, वसा, या कार्बोहाइड्रेट? तुरंत जो आपको एनर्जी दे दे, है ना, वो क्या होता है इसमें? वसा रहेगा, विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। दीपिका गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पोषक पदार्थ है आपको त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका इसमें जैसे ग्लूकोज का पाउडर हो गया, तुरंत आपको ऊर्जा दे देगा। केला आप देखते हो रनिंग करते समय या फिर स्पोर्ट वाले जरूर खाते हैं केला, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये डी ऑप्शन में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट का, 6.8 मिनट का, 8.3 मिनट का, या 9.5 मिनट का? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में गैसों का जो विनिमय होता है वो किस अंग द्वारा होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो वहां पे गैसों का जो विनिमय होता है शरीर में वो किसके माध्यम से होता है? प्रिया पांडे, स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैसों का जो विनिमय होता है मानव शरीर में वो कहाँ पे होता है? आपका लंग्स में यानी कि हृदय में होता है। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त रहता है वो छन के ऑक्सीजन युक्त रक्त में क्या होता है? चेंज होता है और फिर किस में जाता है? हार्ट में जाता है और हार्ट से भी शरीर के ये विभिन्न भागों में बॉडी में चला जाता है ये। ठीक है, तो पहले अशुद्ध रक्त जो है हृदय से क्या होता है? यहाँ पे अगर हम हृदय की बात करें, ठीक है, तो हृदय से जो होता है आपका यहाँ पे आपको क्या रहता है? लंग्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा, फिर यहाँ पे छाने का रक्त गैसों का विनिमय होगा और फिर शुद्ध रक्त यहाँ पे आएगा, पे ये हृदय में आएगा और यहाँ से फिर शरीर के सारे भागों में ये चला जाता है रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका फेफड़ा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन स्पॉट या ग्लोमेरुलस? तो वृक्क की यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? जल्दी से बता दें आप लोग, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन सा होगा? नेफ्रॉन ही होगा। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम क्या होता है? रक्त को फिल्टर करना, रक्त का शुद्धिकरण का जो काम करता है कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी करता है, सबको पता होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मानव शरीर में जो नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है कौन सा पाया जाएगा? यूरिया पाया जाता है सबसे अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गायत्री, गुड इवनिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है, मानव में जो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ है ये यूरिया सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पक्षियों में, वर्ड में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ये पक्षियों में पाया जाता है यूरिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपका इसमें मछली में जो पाया जाता है, मछली में अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे अधिक हानिकारक जो होती है, सबसे तीक्ष्ण गंध वाली होती है, वो अमोनिया होती है, जो मछलियों में उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है ये अमोनिया। यूरिक अम्ल किसमें होता है? ये पक्षियों में। ये सबसे कम इसमें यूरिया की मात्रा होती है किसमें? पक्षियों में। ठीक है, और मनुष्य मीडियम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या फिर उदर में? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि इसमें पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? जल्दी से बता दें, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है इसमें आपका ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से बहुत सारे लगभग 8 प्रकार के प्रमुख हार्मोन्स निकलते हैं इस ग्रंथि के माध्यम से, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन भी जो है आपका, ग्रोथ हार्मोन भी जो निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंख के किस भाग के नष्ट होने पे आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना, आइरिस, कार्निया या प्यूपिल? तो आंख का कौन सा भाग नष्ट हो जाने पे आंखों की रोशनी समाप्त हो जाएगी? बताएं जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंख का जो कौन सा भाग है जो आपको नेत्रदान किया जाता है, तो कार्निया किया जाता है, यानी रोशनी किसमें होगी? कार्निया में होगी, तभी तो उसका क्या किया जाता है? इसमें दान किया जाता है इसमें। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा इसमें। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हार्ट में, रेड बोन मैरो में, लसिका में या पीत अस्थि मज्जा में? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? जल्दी से बता दें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका?
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है इसमें आपका लाल अस्थिमज्जा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। लाल अस्थिमज्जा बोन मैरो में ही आरबीसी का भी होता है, ठीक है, बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का भी होता है, प्लेटलेट्स का भी होता है, तीनों का जो आपका निर्माण होता है कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद कर ही रहा था कि क्लास नहीं चाह रहे हैं साइंस के, बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने साइंस की क्लास बता दिया था 5 बजे क्लास होगी, तो मैं अपने वादे के अनुसार मैंने क्लास ले लिया, लेकिन स्टूडेंट को साइंस मुझे लगता है नहीं पढ़नी है, तो संख्या नहीं आ रही इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है बताएं। कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है बताएं, इसमें 63, 52, 42 या 33। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, कशेरुक दंड में जो हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका इसमें 33। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन जो होता है ये कशेरुक दंड कहलाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रेडियस, एलेना, फीमर या टिबिया। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, इसमें लॉन्गेस्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है, और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पैरों में। कहाँ पाया जाता है आपका, ये पैरों में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। थैंक यू देखते हैं। और यहाँ स्टेटस भी नहीं लगा रहे हैं कोई भी, 2-3 लोग लगाए हैं, बाकी कोई सपोर्ट ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हूं, जल्दी से बताएं, मानव शरीर में यहाँ पे रक्त कहाँ शुद्ध होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं आपको, सबका सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो आपका ब्लड शुद्ध होता है कहाँ पे होता है आपका, फिल्टर होता है, ये वृक्क में होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे किडनी ऑप्शन में नहीं रहेगा, फिर आप क्या करेंगे, लंग्स करेंगे, यानी फेफड़ा करेंगे। अगर यहाँ पे वृक्क ऑप्शन में नहीं रहेगा तब, और क्वेश्चन अगर यही रहेगा तो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे गैसों का जो शुद्धिकरण होता है रक्त का, वो कहाँ पे होगा आपका, ये फेफड़ा में होगा, लेकिन फिल्टर जो होता है कहाँ पे होता है आपका, ये वृक्क में होगा। ठीक है, मोहन ने लगा दिया स्टेटस में, थैंक यू सो मच, 5-6 लोग लगा दिए स्टेटस में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है बताएं, 72 बार, 82 बार, 78 या 76। तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। ठीक है, आप लगा दिए मोहन, थैंक यू सो मच मोहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबको पता है कि हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और अगर आपसे सेकंड पूछा जाए तो 0.8 सेकंड में 1 बार धड़कता है ना। तो चाहे सेकंड पूछ लिया जाए या फिर मिनट में पूछ लिया जाए, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह, ए रक्त समूह, बी, ए बी या ओ। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, सबसे रक्त ले सकता है, कोई भी हो। ठीक है, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ी है क्लास की, है ना, आप लोग शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, सपोर्ट कर दो तो आपसे बेहतरीन कौन संख्या ला सकता है यहाँ पे क्लास में। आपने स्टेटस अभी लगाया है, तो कुछ संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप है, वो सबसे रक्त ले सकता है, ए हो, बी हो, ठीक है, ए बी हो या ओ हो, सबसे ये ब्लड ले सकता है। आगे मैं ओ के बारे में नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो इसके बारे में मैं आगे बता दूंगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। 1 सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे सर्वदाता बोला गया है ना, तो सर्वदाता में आपका ओ आएगा, मुझे सर्वग्राही कर दिया था मैंने। ओ जो है सर्वदाता में जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ओ आ जाएगा इसमें आपको, सबको रक्त देता है,
सबसे जो ग्रहण करता है वो कौन सा आएगा आपका ए बी आएगा, ठीक है। सबको यहाँ पे सबग्राही कौन सा है आपका, यहाँ पे आपका ए बी आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे रक्त ले कौन सकता है आपका ए बी, सबको रक्त दे कौन सकता है वो है ओ है आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बताएं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है इसका बताएं जल्दी से। क्या होगा आपका, ये होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, राइबोकोबोलिन या कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या हो जाएगा आपका, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ही विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताइए कौन से युग्म में सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का रेटिना, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का थायमिन या विटामिन के का टोकोफेरॉल। तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, इसका बता दें जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। कौन सही नहीं बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा इसमें सही नहीं है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विटामिन के का जो होता है ये टोकोफेरॉल इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर करें जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल नहीं होता है, बाकी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है बताएं इसमें। ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो। तो कौन सा है जो आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, ये हो जाएगा इसमें आपका ग्वाइटर होगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्वाइटर मतलब जो गले से संबंधित जो होता है इसमें रोग, वो ग्वाइटर कहलाता है, जिसमें गला उभरा उभरा नजर आता है, मतलब कि उसमें यहाँ पे सूजा रहता है आपका, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आपने देखे होंगे आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिनमें ग्वाइटर रोग होते हैं। कौन से इसमें सुमेलित नहीं है इसमें बताएं, इनकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी से वेरी वेरी रोग, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ये विटामिन डी से नपुंसकता। तो इसमें बता दें कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो ध्यान रखिएगा जो सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा आएगा, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी से जो होता है नपुंसकता नहीं होती है, विटामिन डी से जो होता है आपका रिकेट्स होता है, और इसमें नपुंसकता जो होती है ये आपका ध्यान रखिएगा ये होता है विटामिन ई की कमी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बताएं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसको क्वेश्चन कर लो आप लोग, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलेगा अगर वो ट्रिक आपको याद रहता है तो, ठीक है। तो जल्दी से बता दें आप लोग कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, इसका करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, है ना। बी और सी क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। KEDA ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो होते हैं घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, घुलनशील कीड़ा, कीड़ा है जो घुलनशील नहीं होते हैं, तो इसमें घुलनशील बाकी में आ जाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। बाकी जो आएंगे इसमें उपजल में, जल में क्या होंगे, घुलनशील हो जाएंगे आपके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। अब धीरे धीरे संख्या क्लास में बढ़ रही है अब, है ना। लाल रक्त कोशिकाओं का यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताएं। आरबीसी का लाइफ सर्कल कितना होता है, जल्दी से बता दें, सही आंसर क्या होगा आपका,
कितने दिन उनकी जीवन अवधि होती है आरबीसी की, तो ध्यान रखिएगा इसकी जीवन अवधि जो होती है ये 20 से 120 दिन की होती है। ये कहीं कहीं पे 100 से 120 दिन में लिखा रहता है, तो जो भी ऑप्शन है इफ 120 दिन भी लिखा रहेगा तब भी ये सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ताप का नियंत्रण, ठीक है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हृदय करता है, सेरिब्रम करता है या त्वचा करता है? तो रेगुलेशन ऑफ रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन द बॉडी, कौन इसमें है आपका? बताएं फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा भूख प्यास का और ताप का नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा। हाइपोथैलेमस ये जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? आपका ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का मुख्य काम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है पूरे आप लोग देख रहे हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान करना, या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जो आपका कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है, एक है आपका हीम यानी आयरन रहता है, और ग्लोबिन क्या है आपका? ग्लोबिन नाम का इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हिम यानी आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। सर ये क्वेश्चन पूरे अनअकैडमी पे, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सूर्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। हाँ, अनअकैडमी पे तो मैंने सारे क्वेश्चन ही करा दिए हैं साइंस के, तो कम से कम लगातार डेली क्लासेस चल रही थी तो इसमें हर एक क्वेश्चन करा दिया मैंने साइंस के। यूट्यूब में नहीं कराए हुए हैं, तो यूट्यूब में भी क्वेश्चन पूरे कराते चलेंगे अपन इसमें। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक जो है क्या है इसमें? क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका? तो मैंने आपको पहले ही बताया था हीमोग्लोबिन जो है इसमें कौन सा इसमें पाया जाता है तत्व? तो यहाँ पे पाया जाता है आपका लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य कौन सा है? किडनी का मुख्य काम कौन सा है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, या पाचन क्रिया में सहयोग। तो इसका फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? किडनी का मुख्य कार्य कौन सा होगा? अच्छा, आप पूरे नोट्स बना चुके हैं शंकर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो किडनी का मुख्य काम क्या है? फटाफट बता दे जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 30 संख्या बोला था, अभी एक संख्या कम दिख रही है क्लास में। ठीक है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर किडनी का मुख्य काम क्या है? तो किडनी का मुख्य काम मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या है इसमें आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। तो 71 का करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना या नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन करना होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण भी करना होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है बताएं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या दोनों? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा इनके दोनों के निर्माण में जो जरूरी होता है ये फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की आवश्यकता होती है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। कैल्शियम जो है आपका इसमें क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए बोला जाता है कैल्शियम का सेवन जरूर किया करें। दूध में कैल्शियम पाया जाता है आपका सबसे अधिक इसमें इंपॉर्टेंट जो रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं दूध का सेवन किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताएं? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी आएगी? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो आती है ये कौन सा आएगा? स्टेप्स आएगी। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये कान की हड्डी है। कहाँ पाया जाता है आपका? ये
कान में पाया जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये बी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी थी? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेप से कहां पाई जाएगी आपके? कान में पाई जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? कौन सा विटामिन है सूर्य की रोशनी में बनता है, जो आप लोग लेते ही नहीं हो बिल्कुल भी, सूर्य की रोशनी, है ना? तो सही आंसर, क्योंकि नींद ही खुलती है 12 बजे, है ना? तो सूर्य की रोशनी से बनता है कौन सा विटामिन आपका? डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। विटामिन डी है लेकिन ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठंड में सूर्य की रोशनी जरूर लेना चाहिए सुबह, लेकिन क्या है कि वहां पे कंबल में रहना आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? चलिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सांस में लिया जाता है क्या? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? अब ये बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, तो बताएं जल्दी से। तो मनुष्य द्वारा सांस में लिया जाता है क्या? ये लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है ना? और छोड़ा क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टा कर दोगे तो पौधों का आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क द्वारा दांतों की कुल संख्या कितनी है? वयस्कों में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 28, 30, 32 या 34? तो वयस्कों में कितनी दांतों की संख्या होती है बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, वयस्कों में क्या होती है? 32 दांतों की संख्या होती है, इसीलिए बोला जाता है 32 ही तोड़ देंगे, है ना? क्योंकि 32 दांत वयस्क में क्या होता है? आ जाते हैं। लेकिन वयस्क जो नहीं होते हैं, ठीक है, 20 साल के जो पहले पहले रहते हैं, उनमें दांतों की संख्या जो रहती है इसमें क्या होती है आपके? ये लगभग 28 से 30 पाई जाती है। और बाद में जो दांत आते हैं उसे क्या कहते हैं? विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना, ठीक है, 20 साल के बाद जो दांत आते हैं लास्ट के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है इसमें बताएं? एड्स, चेचक, खसरा, ये सभी वायरस से बताएं जल्दी से, फैलने वाला रोग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान रखिएगा, वायरस से फैलने वाला जो रोग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब ये बता दो कि अगर क्वेश्चन वो नहीं कराना है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो फिर आप ही वो क्वेश्चन ला दो, वही करा दें इसमें। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो रिपीटेड क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा, और जो आने की संभावना है वो भी करेंगे अपन इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिस या उपरोक्त सभी? मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, रोग आपके सिलेबस में है, विटामिन आपके सिलेबस में है, ह्यूमन से आपके सिलेबस में है, और सबसे अधिक क्वेश्चन आप उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, इन्हीं से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हो जाएगा आपका, मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है बताएं? मादा एनाफिलीज है, सीसी मक्खी है, बालू मक्खी है, ये इनमें से कोई नहीं। मलेरिया रोग का परजीवी का वाहक कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मादा एनाफिलीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? मादा एनाफिलीज ही मलेरिया रोग का परजीवी का वाहक होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या हैजा? तो कौन सा रोग है दूषित जल के सेवन से होता है? फटाफट बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गंदे जल के इसमें सेवन से जो होता है, कौन सा रोग होता है इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, गंदे जल के सेवन से क्या हो जाएगा आपका? हैजा फैलता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना? डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिव्या। नेक्स्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम फंसाएगा वहां पे जहां पे आपकी पकड़ सबसे कमजोर होती है। आपसे वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो होता है आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वहां से नहीं बन पाएगा आपका।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं पौधे से भी आते हैं, जहां पे आप लोगों की पकड़ थोड़ी सी ढीली रहती है। तो दो टॉपिक ऐसे हैं कि यहां भी आपको अच्छी पकड़ बनाए रखनी है बायोलॉजी में। बाकी तो सभी सिंपल टॉपिक हैं, आप आराम से कवर कर लोगे, है ना। रोग विटामिन ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ना ही है। लेकिन ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको हमेशा छोड़ देते हैं बायोलॉजी में, और इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या मस्तिष्क? तो डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो डायलिसिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है किडनी इलाज के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डायलिसिस का मतलब क्या है? रक्त का फिल्ट्रेशन करना, रक्त को क्या है? शुद्धिकरण करना। तो वहां पे शरीर से बाहर रक्त को ले जाया जाता है, और वहां पे क्या किया? रक्त को शुद्ध किया जाता है, वही क्या कहलाएगा आपका? डायलिसिस कहलाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम देंगे। हाँ, वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो भी एग्जाम देंगे, हमारा ऐप में वर्ग 1 और 2 का क्या है? टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, हर सब्जेक्ट के किया गया टेस्ट सीरीज लॉन्च, है ना। तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं, बेहतर आपको नॉलेज बढ़ती चलेगी और प्रैक्टिस भी पर्याप्त हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें डले हुए हैं, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में लगा हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में बीसीजी का जो टीका लगता है ना, ये किस रोग के प्रतिरक्षण के हेतु लगाया जाता है? खसरा, टीबी, चेचक या पोलियो? तो किसके लिए बीसीजी का टीका लगता है बताएं? जय हिंद स्नेहलता, स्वागत है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बच्चों में बीसीजी का टीका किसके रक्षण के लिए किया जाता है? तो भारत अब टीबी मुक्त हो चुका है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। पहले टीबी नहीं था, इसलिए लोग अपने अंदर ही ला लेते थे। अब क्या है? टीबी जो है, इसमें टीबी के रोकने के लिए क्या है? आपका बीसीजी टीका लगाया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ट्रेवल में थे इसलिए लेट हो गए, कोई बात नहीं, इसने लता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कहां से आ जाएगा? बी आएगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, पीत या ये सभी? तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो ध्यान रखिएगा, मच्छर द्वारा जो रोग फैलते हैं कौन से फैलते हैं? तो करेक्ट आंसर ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो है पीत ज्वर, डेंगू, मलेरिया, सब किसके द्वारा होता है? आपका मच्छरों के द्वारा ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ये, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जंतु प्लेग बीमारी को फैलाने में सहायक होता है? प्लेग बीमारी जो है चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई? तो किससे प्लेग महारोग होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो पहला वाला नहीं हो पाया था तय स्थान पे, वो किसके कारण नहीं हो पाया था? प्लेग की बीमारी कारण नहीं हो पाया था। तो वहां से आपको ध्यान रखना है, ये चूहे के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? इसमें एकलर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या थ्रियोपेस्टस? वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ, इसमें बॉटनी किसे कहा जाता है? मेरे हिसाब से लेवल यहाँ पे क्वेश्चन का अच्छा मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आए भी हुए हैं, जो संभावित क्वेश्चन वही रखा हुआ हूँ। फिर अगर जिनको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको खुद से भी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाएंगे थ्रियोपेस्टस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्नेहलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये भी क्वेश्चन आपका वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वो, है ना। शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बॉटनी? तो बताएं जल्दी से, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं वैज्ञानिक रूप से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका फाइकोलॉजी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा इसमें, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? बताएं जैसे फाइकोलॉजी,
बॉटनी, माइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी, माइकोलॉजी ही इसका करेक्ट आंसर। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ हमने रख दिए हुए हैं, तो दोनों आपको याद हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विषाणु की खोज फादर ऑफ यहाँ पे वायरस कौन है? इवानोवास्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन या कार्ल लिनियस? तो विषाणु यानी वायरस के जनक कौन है? वायरस मतलब वायरस फैलाने वाले नहीं है, वायरस की खोज करने वाले कौन है? बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु वायरस के जो इसमें है, कौन हो जाएगा आपका? इवानोस्की होंगे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका? सही आंसर होगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी होती है? किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया को, वायरस को, बैक्टीरियोफेज को, या ये सभी? तो सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी किसे कहते हैं? बताएं जल्दी से। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉल्ड द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो कड़ी होती है कौन सा कहलाते हैं? वायरस ही इन दोनों के बीच में कड़ी होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। इन दोनों के बीच में कड़ी कौन सी होती है? ये हो जाएगा आपका वायरस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताएं। ल्यूवेनहॉक ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने किया था, या हरगोविंद खुराना ने किया था? यहाँ पे अब बता दीजिए बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? पिछली बार हमने क्या पूछा था? वायरस की खोज किसने किया था? यहाँ पे पूछा गया आपसे बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने जो किया था, वार्न ल्यूवेनहॉक ने यही बैक्टीरिया की खोज किया था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये आते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताएं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या लुई पास्चर ने? तो जल्दी से बता दें, इसमें रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, रेबीज के टीके का जो खोज किया था किसने किया था? आपका लुई पास्चर ने किया था। और दूध का पास्चराइजेशन की भी जो खोज की थी, ये भी लुई पास्चर ने की थी। तो दोनों को आपको इसमें ध्यान रखना है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाश्चुरीकरण, ये देखो आ गया। पाश्चराइजेशन के बारे में कथन सत्य है? लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद किया था। इस विधि से दूध के कुछ दिनों में सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें बताएं, इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? बिल्कुल सही है, सभी कथन इसके बारे में सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दूध को या तो उसको निम्न तापमान पे रख दिया जाए, या फिर इसको हाई तापमान थोड़ा बढ़ा दिया जाए, दोनों तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। जो आपका सांची दूध होता है, जो आपका पैकेट वाले दूध होते हैं, इसमें क्या किया जाता है आपका? उसमें उसके ठंडा किया जाता है उसको, है ना, ठंडे करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? बताएं। टीबी के टीके खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, टीबी के टीके खोज जो किया था किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया हुआ था। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन बोला था, 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हो जाइए। कौन सा पौधा कवक का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस या लेकेनोरा? तो कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल के बीच में आपसी संबंध को दर्शाता है? ये जो दर्शाता है आपसी संबंध में, कौन दर्शाता है? लाइकेन। लाइकेन जो है आपका इसमें प्राकृतिक पौधा है। ये क्या करता है आपका? कवक और शैवाल के बीच में संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक 2-3 क्वेश्चन और है। कौन से पौधों की पत्ती में जड़ पाई जाती है? कौन से पौधों की पत्ती में जड़ पाई जाती है? जूसिया में, अमरबेल में, ब्रायोफाइटा में, या आर्किड में? तो पत्तियों में जड़ किसमें पाया जाता है? बताया जाए इसे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में जड़ पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, शुष्कोदरी लक्षण पाए जाने वाले पौधे कौन से? नागफनी, गुलाब, लहसुन, या ये सभी? कौन से बताएं जल्दी से। तो हर तरीके के क्वेश्चन आज मैं रखा हुआ हूं, आप देख रहे हैं, है ना। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आपके पौधे से पूछे गए हैं, जहां से आप लोग फंसते हैं, जहां पे आप लोग पढ़ते नहीं है, वो टॉपिक भी रखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल
वही टॉपिक लिखा गया है जो जिससे आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागफनी होगा इसमें, आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका इसमें शुष्कोज में लक्षण पाया जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। ये पानी कमी वाले क्षेत्र में भी ये उग सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों किस भाग में होता है? लीफ बेस में, पेटियोल्स में, लेमिना में, ये सभी में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, कुछ ऐसे पोर्शन होने चाहिए जो आपसे नहीं बने तो उसको पढ़ना पड़ेगा, और सीखना ही क्या है, पढ़ाई करना है। तो अपने को यहाँ पे क्लास में लोग सीखने के लिए आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे उसके आंसर आप लोग नोट करते चलिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा पर्णदल में, यानी लेमिना में जो होता है आपका पत्तियों का यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। किसकी सहायता से होता है? क्लोरोफिल की सहायता से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, किचन ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? कहते हैं क्लोरोफिल को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ से हमसे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्क योर अटेंडेंस। आपका लिंक ऊपर दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा है मार्क योर लाइव अटेंडेंस, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे इस क्लिक करते ही आपको इसमें मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, आपको वेरीफाई करिएगा, वहीं से आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी इन सब की। ठीक है, और इसमें जो है आपको हमें पता भी लगेगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पे लाइव रहते हैं और नजर में रहते हैं। साथ ही अब हम बीच बीच में यहाँ पे शेयर भी करेंगे कि यहाँ पे कौन लोग ऐसे हैं जो सबसे अधिक एक्टिव रहते हैं, कौन सबसे अधिक कमेंट करते हैं क्लास में। ठीक है, उनका भी यहाँ पे हमने पूरा एक व्यवस्थित हमें डाटा मिल जाएगा। और अभी जैसे शिवानी तोमर इसमें है, ठीक है, इसमें विशाल ठाकुर हैं, और ऐसे हैं जो अभी 1-2 दिन की क्लास में कमेंट की मात्रा उनकी अच्छी आई है, अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसमें अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं लाइव क्लास के बाद, है ना, क्योंकि लाइव क्लास वाला कमेंट किसी को नहीं दिखेगा। लाइव क्लास के बाद जो कमेंट आता है इनबॉक्स में आप जाएंगे, वो कमेंट सबको दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास रहेगी 9 बजे हिंदी की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, जय हिंद सभी को, थैंक यू।